सुनीता अपनी पड़ोसन विमला के घर आती है, जहाँ विमला की बहू को देखकर सुनीता कहती है, अरे विमला, तू भी कैसी बहू उठा कर लाई है। तेरा बेटा इतना अच्छा खासा दिखता है, कोई कमी नहीं है उसमें, लेकिन उसके आगे ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जचती। सच में कुछ खास नहीं लगती है। शर्म कर ले तू, हर किसी में कमी निकालती रहती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है और मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखती। सबका अच्छे से ख्याल रखती है, मेरे बेटे से प्यार करती है, और क्या ही चाहिए। बस यही सब बहुत होता है क्या बहू बनाने के लिए? जब तक तेरी बहू नहीं आई थी ना, तब तक तो तू सबका कितना ख्याल रखती थी, सब कुछ तू ही करती थी। और अब बहू क्या आ गई, ये क्या हो गया है तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तेरी सोच पे बहुत बुरा लग रहा है। अरे कोई किसी के बारे में कैसे बोल सकता है इतना बुरा? बाहरी खूबसूरती से क्या ही होता है, मेरी बहू तो दिल से साफ है और वही दिखता है मुझे। हाँ, वो तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तेरी बहू के दिल में मैल है। मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला है, मैं तो बस अपनी राय बता रही हूँ। सुंदर लड़कियों के दिल भी साफ होते हैं, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है। बहू ऐसी मिली है तो कहीं ना कहीं से तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि तू अपनी बहू से बहुत खुश है। मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ, बल्कि सच में मुझे मेरी बहू बहुत पसंद है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे तेरी सोच पे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। और रही बात बहू की, तो तेरा बेटा भी कल को बहू लेके आएगा, फिर तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को ही देखेगा। कैसी बहू आती है तेरी। मेरी बहू जब आएगी ना, तो सच में पूरा मोहल्ला देखता का देखता ही रह जाएगा। सुंदर इतनी होगी कि लोग जलेंगे मेरी बहू से, और वो भी बहुत कामकाजी होगी। आज भी लोग मुझे देखकर कह नहीं सकते कि मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ। और मेरी बहू सोच ले कैसी आएगी। फिर मत बोलियो कि हाँ गलती हो गई थी मेरे से। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, और तेरी बहू का सबसे ज्यादा इंतजार मैं ही करूंगी। सुनीता को खुद की खूबसूरती पर बहुत घमंड था, बस इसलिए वो यही चाहती थी कि उसकी बहू भी बहुत सुंदर आए, ताकि पूरे मोहल्ले में सुनीता का और भी ज्यादा नाम हो जाए, सब उसकी तारीफ करें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता का बेटा अंकित शराब के नशे में धुत घर आता है। ये देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को चप्पल से मारने लगती है। नालायक कहीं के, आज फिर से पीकर आया है तू। तुझे शर्म नहीं आती है कि इतना पीता है तू? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू अपनी मनमानी करने लगा है ना, अब तू जी भरकर अपनी मनमानी ही करियो। सुनीता अपने बेटे को बहुत मारती है और फिर उसे आधी रात में घर से निकाल देती है। अंकित नशे में धुत था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अगली सुबह अंकित को होश आता है तो दरवाजा खटखटाने लगता है। सुनीता दरवाजा खोलती है और अंकित घर के अंदर जा रहा था, लेकिन सुनीता अपने बेटे को धक्का मारकर पीछे गिरा देती है। अरे अरे, अंदर कहाँ घुस रहा है? भूल गया क्या कल रात को कितनी चढ़ा के आया था? माँ, आपको तो पता है मैं नशे को हाथ तक नहीं लगाता। वो कल मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी मुझे। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन वो माने ही नहीं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? देख, मुझे तेरी गलती जाननी ही नहीं है। तू पीकर मेरे घर आया था ना, अब तू मेरे घर कभी मत आइयो। चल निकल जा यहाँ से। माँ, क्या कह रही हैं आप? मैं घर से कहाँ जाऊँगा? अरे एक ही तो घर है मेरे पास, दूसरा होता तो चला भी जाता। माँ, माफ कर दो ना इस बार, अगली बार कभी गलती नहीं करूँगा। अगर हो तब निकाल देना घर से। माँ, माफ कर दो। चल निकल यहाँ से। मुझे ना तेरी माफी चाहिए और ना ही अब तू इस घर में चाहिए। सुनीता अपने ही बेटे को घर से निकाल देती है। अंकित को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अंकित को उसे उम्र में काफी बड़ी औरत शालिनी रोकती है और उसे अपने घर लेकर चली जाती है। मैंने कल रात देखा था, जिस तरह तुम्हारे दोस्त तुम्हें पिला रहे थे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी माँ तो ये बात समझ ही नहीं रही कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे घर रह सकते हो। जब तुम्हारी माँ मान जाए जब तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? लेकिन आपके पति और बच्चों को परेशानी नहीं होगी क्या? मेरा तलाक हो गया है और मेरे बेटे को तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी यहाँ नई आई हूँ, किसी को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे काफी भोले लगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। आज ना मेरी माँ को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे समझा नहीं। लेकिन अनजान होकर आपने मुझे इतना समझा और मुझे अपने घर में रहने को कहा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अब आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। कल रात आपने पी थी, इसलिए अब आपके सर में काफी दर्द हो रहा होगा ना, आप आराम कर लेना। शालिनी का स्वभाव काफी अच्छा था। भले ही शालिनी अंकित से उम्र में बड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ अब अंकित शालिनी को पसंद करने लगता है और एक दिन अपने दिल के हालात बता देता है। शालिनी भी अंकित से अपने दिल के हाल बता देती है और फिर वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं।
ये बात जब सुनीता के कान तक जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने उस नालायक को घर से निकाला था तो वो अपने से ज्यादा उम्र की औरत के साथ चक्कर चलाने लग गया, पर मैंने इसे रोका नहीं ना, तो कल को क्या पता घर ही ले आए। सुनीता को अब कैसे भी करके अपने बेटे को वापस घर लाना ही होता है, इसलिए अब वो शालिनी के घर जाती है, जहाँ शालिनी और अंकित दोनों बैठे होते हैं। सुनीता को देखकर अंकित कहता है, अरे माँ, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तू जो हरकतें कर रहा है ना, उसके बारे में पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर थू थू कर रहा है। तुझे तो शर्म आएगी नहीं, लेकिन मुझे बहुत आ रही है, और इसीलिए वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ तुझे मैं। अब तू यहाँ एक पल और नहीं रहेगा, तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगा। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। तेरा और इस बूढ़ी का जो चक्कर चल रहा है ना, उसके बारे में पूरा मोहल्ला जानता है और बदनामी भी हो रही है मेरी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अब तू यहाँ रहे। घर वापस चल। माफ करना माँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी छोटी सोच है। एक तो उस समय आपने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तब ना शालिनी ने अपनाया था, मुझे सहारा दिया था, इसलिए अब शालिनी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं उसे बहुत प्यार भी करता हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं घर जाऊँ तो शालिनी और उसके बच्चे को भी हमारे साथ आने दो। अरे रे, इस बूढ़ी में तुझे क्या दिख गया? मैं तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढूंगी, तू उसे छोड़ दे। इस बूढ़ी ने पहले ही अपने पति को तलाक दे रखा है, इसका एक बच्चा भी है, तेरी जिंदगी बर्बाद करेगी ये। माँ, मुझे आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ता जरा भी। मैं अभी भी अपनी बात पे ना कायम रहूंगा कि अगर आप चाहती हो कि मैं आपके घर जाऊं तो आपको शालिनी और उसके बच्चे को भी साथ में ले जाना होगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ माँ, शालिनी और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर मैं इसे घर लेकर नहीं गई तो मैं बुरी बन जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी मान जाती हूँ, बात की बात मैं देख लूंगी। अंकित कोई बात नहीं, माँ जी इतने प्यार से तुम्हें घर वापस ले जाने आई हैं। मुझे लगता है तुम्हें माँ जी के साथ ही घर जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, घर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ। हाँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। जिसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया है उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुनीता मान जाती है और अंकित शालिनी की शादी करवाकर घर ले आती है। शालिनी सुनीता के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, लेकिन वहीं सुनीता को शालिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा ही कोशिश करती थी शालिनी को नीचे दिखाने के लिए। ऐसे ही एक दिन विमला आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुझे क्या हुआ है? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या, जो इतनी जोर जोर से हंस रही है? तू अब तक सबकी बहुओं में कमी निकाल रही थी, लेकिन यहाँ तो खुद की बहू बूढ़ी आ गई। शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सुनीता कुछ नहीं कर पाती। अंकित खुश था शालिनी के साथ, लेकिन सुनीता को मुंह बनाकर ही सही, लेकिन अब रहना तो अपने बेटे के साथ ही पड़ता है। सरला अपने बेटे केशव और बहू खुशी के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू खुशी से कहती है, बहू, भगवान की दुआ से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। केशव की फैक्ट्री भी अच्छी खासी चल रही है। हाँ माँ जी, सब ऊपर वाले की ही कृपा है जो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या बात है, सास बहू में क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस तुझे ही याद कर रहे थे। आजा विमला, बैठना। मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, विमला को एक कटोरी चीनी दे दे। विमला का सरला के घर से लेन देन लगा रहता था और सरला का भी बेटा केशव अच्छा खासा कमा रहा था। देर शाम काम पर से जब केशव थका हारा घर आता है तो अपनी माँ को कहता है, माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो जो खाना हो ना दे दो, मैं खाकर सो जाऊंगा, सुबह फैक्ट्री भी जाना है। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ खाना, जा जब तक तू हाथ मुँह धो ले। अब अगली सुबह केशव जल्दी ही अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है और काम पर लग जाता है। कुछ समय बाद फैक्ट्री में आग लगने से शोर मचता है और सच में ही जब केशव फैक्ट्री के बाहर आता है तो देखता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसे देखकर उसे सदमा लगता है। सदमे में केशव वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। केशव के इलाज में भी बहुत पैसे लग जाते हैं। बहू, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास इस घर के सिवा। ना जाने किसकी बुरी नजर लगी है जो मेरे बेटे और उसकी बनी बनाई दुनिया में आग लग गई। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? जो भी हुआ वो सब भगवान की मर्जी थी। अब जब उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो वही आगे भी ले जाएंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बहू, कैसे और कौन चलाएगा हमारे इस घर को। माँ जी, हिम्मत रखो, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो हमें हिम्मत और सहारा कौन देगा? केशव की फैक्ट्री में आग लगने के बाद वो सदमे में चला गया था, जिसके इलाज में काफी पैसे लग चुके थे।
और तो और केशव की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में जा चुकी थी। एकदम से सरला के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। एक रोज सुबह के समय सरला अपनी बहू को ये कहकर घर से निकलती है। बहू, दोपहर तक घर लौटाऊंगी, बस केशव का ध्यान रखियो। लेकिन माँ, आप कहाँ जा रही हैं? बहू आकर बताती हूँ, अभी मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। इतना बोलने के बाद सरला घर से निकल जाती है अपने लिए काम तलाशने को। सुबह की निकली हुई सरला देर शाम तक घर नहीं आती तो खुशी सोचती है, न जाने माँ जी कहाँ चली गई हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। न जाने अचानक वो बिना बताए कहाँ चली गई। क्या बात है बहू, दरवाजे पर खड़ी किसके आने का इंतजार कर रही है? अरे विमला आंटी, वो माँ जी सुबह से ना बिना बताए ही घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या बात कर रही है सरला की बहू? कहाँ गई तेरी सास? कुछ बताया नहीं तेरी सास ने तुझे? लो, माँ जी आ ही गई। अब सरला के आते ही खुशी अपनी सास को पानी देती है और अपनी सास का उदास चेहरा देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी आप कहाँ गई थी? मुझे तो इतनी चिंता होने लगी थी कि आखिर आप गई कहाँ हैं? मैं पास के घरों में काम करने गई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। 2-3 घरों में गई, लेकिन सबने यही कहा, इस उम्र में आपको काम की जरूरत नहीं है, बल्कि मुक्ति की जरूरत है। राम रे राम, बता तो, लोगों को ये बोलते हुए भी जुबान नहीं लड़खड़ाई तेरी। लेकिन विमला, तू इस उम्र में काम कैसे करेगी? ना ना, ये सब इस उम्र में शोभा नहीं देता। जैसे तू अपनी बहुओं का काम करती है वैसे ही करूँगी। माँ जी, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करूँगी, घर और उनकी दवाई के खर्चे के लिए। आप कहीं भी नहीं जाएंगी। नहीं बहू, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरों का काम नहीं बल्कि अपना काम करूँगी, तब तो आप मुझे ये काम करते हुए देख पाएंगी ना। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? अब अगले रोज खुशी अपने जमा किए हुए कुछ पैसों से जलेबी की दुकान खोलने का सामान लाती है और उसके अगले ही रोज खुशी अपनी जलेबी की दुकान खोल देती है। बहू बड़ी ही अच्छी रेडी लगाई है। वैसे कितने की जलेबी बेच रही है? मैं ही हूँ तेरी पहली ग्राहक। चल 10 रुपए की जलेबी बना दे। हाँ बिल्कुल विमला आंटी, 2 मिनट में लगाती हूँ आपके लिए जलेबी। जलेबी तो इसने कालू हलवाई से भी अच्छी बनाई है। क्या बात है, सरला की बहू में तो वाकई बहुत टैलेंट है। पहले दिन से खुशी की जलेबी की अच्छी सी कमाई हो रही थी। अब देर शाम खुशी घर आती है। माँ जी, आपको पता है आज पहले ही दिन बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, ये सब तेरी वजह से ही संभव हुआ है। और आपको पता भी है कि पहली ग्राहक विमला आंटी ही थी। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन बहू, उस जल कुकड़ी को मत बता दियो कि उसकी बोनी की वजह से तेरी आज पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। अब अगले रोज समय पर खुशी अपनी जलेबी की दुकान लगा लेती है। साथ ही खुशी की जलेबी धीरे धीरे फेमस हो रही थी, क्योंकि खुशी गोल ही नहीं बल्कि हर तरह की जलेबी की शेप बनाकर ग्राहकों को लुभा रही थी। दिल के आकार की जलेबी, बच्चों के लिए गुड्डे गुड़िया की शेप की जलेबी बनाकर वो बेचने जो लगी थी। इस सरला की बहू की दुकान तो कम समय में काफी फेमस हो गई, लेकिन ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल कैसे सरला अपनी बहू के गुणगान गा रही थी। हाँ माना कि मेरी बहू निठल्ली है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोलेगी? अब देर रात के अंधेरे में विमला सरला की बहू की जलेबी की दुकान की रेडी तोड़ देती है और अगली सुबह जैसे ही खुशी को ये सब पता चलता है तो वो बुरी तरह रोती है। माँ जी, मैंने इतना महंगा ठेला मंगवाया था, उसे भी ना जाने किसने जलन के मारे तोड़ दिया। मेरी जलेबी की दुकान कैसे लगेगी शाम को? पहले तो बहू तू रोना धोना बंद कर, और कल जो तू मुझे कह रही थी ना कि हिम्मत रखो, आज तू हिम्मत कैसे हार सकती है? लेकिन माँ जी, मैंने इतनी हिम्मत करके और बहुत ही मेहनत से जलेबी की दुकान लगाई थी। अब फिर से हम जलेबी की दुकान लगाएंगे, वो भी शाम में। लेकिन माँ जी, ये कैसे हो सकता है? जलेबी की दुकान लगाने के लिए ठेला भी तो चाहिए ना। अब देर शाम सरला पास के कबाड़ वाले से उसका ठेला मांग कर लाती है और उसे अच्छे से साफ करके उस पे जलेबी का सेटअप लगाती है। अब विमला जब देर शाम अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि सरला की बहू खुशी से जलेबी की दुकान पर खड़ी हुई थी। ये क्या? मैंने तो सरला की बहू की जलेबी की दुकान का कल रात सत्यानाश मार दिया था, तो इसकी बहू ने फिर से अब कैसे अपनी जलेबी की दुकान लगाई? अरे बहू, मैंने तो सुना था
कि किसी ने तेरी जलेबी की दुकान की रेडी तोड़ दी थी। हाँ विमला, देखना ना जाने किस कर्म जले ने दुकान में तोड़ फोड़ मचा दी। किसी की तो सुलगी ही होगी। अरे सरला, इतना क्या, अब उसे बद्दुआएं देना। तूने तो नई दुकान भी लगा ली। कैसे न कहूँ उस अभागे को, जिसने भी मेरी रोजी रोटी को तोड़ा है उसके साथ भी बुरा होगा। अरे सरला, अब जाने भी देना, इतना क्या गुस्सा करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उससे ज्यादा तो बुरा तुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ तेरी बहू ने रेडी लगा ली। चले अच्छे से, मेरे को क्या। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसीलिए दुनिया चाहे आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन भगवान जो चाहेगा वही होगा। और सरला के लिए भगवान ने एक रास्ता बंद जरूर किया था, लेकिन दूसरा रास्ता खोल दिया था, जिससे सरला की बहू खुशी अपने घर को चलाने के लिए जलेबी की दुकान लगाकर साधन ढूंढ ही लेती है।